कहानी के शुरू में हमें 2040 का टाइम दिखाया जाता है, जब दुनिया काफी एडवांस हो गई थी। तब एक लड़का जिसका नाम रीटू था, वो एक डॉक्टर बनना चाहता था और नेशनल स्कूल में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड जो उसकी क्रश भी थी उसके साथ पढ़ता था। उसका नाम एलाइजा था और आज वो एलाइजा से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला था। लेकिन साथ ही साथ वो उसे बताता है कि वो एक जानलेवा बीमारी का शिकार है, जिसके लिए उसे 5 सालों तक हर्बिनेट मोड में रहना पड़ेगा, यानी उसे उन 5 सालों तक बेहोश रखा जाएगा। अब एलाइजा से वो पूछता है कि क्या वो उन 5 सालों तक उसका इंतजार करेगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रीटू अपनी बहन रियो और मिहारू के साथ हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि सारे टाइम में उसे कुछ भी फील नहीं होगा और जब उसकी आंख खुलेगी तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो सो के उठा है। अब तभी एलाइजा भी वहाँ आती है और वो भी रीटू से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। तो रीटू उसे एक नेकलेस देता है और उसे उसका वेट करने को बोलता है। अब रीटू को हर्बिनेट करने के लिए एक बॉक्स में बंद किया जाता है। तब वो सिर्फ ये सोच के डर रहा था कि क्या उसे ऐसे 5 साल बाद एलाइजा मिलेगी या नहीं। तब एलाइजा उसे बताती है कि वो हर हाल में उसका इंतजार करेगी और एक दिन वो जरूर मिलेंगे। इसके साथ ही रीटू अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब 5 साल का टाइम गुजर जाता है और रीटू जब दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, जिसका नाम मीरासू था। मीरासू रीटू को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है, जिसके बाद डॉक्टर रीटू को बताती है कि वो बिल्कुल फिट है और वो यहाँ से जा सकता है। मीरासू रीटू को बताती है कि वो उसकी केयर टेकर है, इसलिए वो 2 फीमेल गार्ड्स के साथ रीटू को वहाँ से ले जाने लगती है। मगर रीटू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया में वापस आने के बाद आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो मीरासू उसे बताती है कि आज से 5 साल पहले एक ऐसा खतरनाक वायरस दुनिया में आया था जो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक था और उसने दुनिया की 99.9% मेल आबादी खत्म कर दी और अब हर तरफ औरतें ही औरतें हैं। रीटू को मीरासू की किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। अब जब गाड़ी रुकती है और वो बाहर निकलता है तो देखता है कि हर तरफ औरतें ही औरतें हैं। तभी एक औरत चिल्ला के रीटू की तरफ बढ़ती है। अब बॉडीगार्ड उस औरत को रीटू से अलहदा करती है। तो मीरासू रीटू को डिटेल में बताती है कि उस वायरस का नाम मेल किलर है और उसने दुनिया के सभी मर्दों को मार दिया है। तो रीटू मीरासू से पूछता है कि आखिर वो उस वायरस से कैसे बच गया। तो मीरासू उसे बताती है कि इसका कारण रीटू की वो बीमारी है, क्योंकि उसके अलावा 4 और आदमियों को भी यही बीमारी थी और वो सभी भी जिंदा है। वो उसे मजीद बताती है कि तुमसे पहले भी एक शख्स को होश आ चुका है जिसे हर्बिनेट किया गया था। मीरासू से बताती है कि तुम अपने आसपास मौजूद इन सभी औरतों में से किसी एक के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो, यानी मीटिंग कर सकते हो, जो कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि इसी के थ्रू अब दोबारा से मेल पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता था। मगर रीटू पहले अपनी बहन से मिलना चाहता था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रीटू न्यूज देख रहा था, जिसमें सभी को रीटू के होश में आने के बारे में बताया जा रहा था। रीटू को पता चलता है कि उस कंट्री को अब वुमेन यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। इसके बाद मीरासू रीटू से कहती है कि अब तुम्हें सिचुएशन का अंदाजा हो ही गया होगा कि हालात कितने गंभीर हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा मेल बच्चे चाहिए ताकि मेल पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। तो रीटू मीरासू से आर्टिफिशियल सोर्स इस्तेमाल करने को बोलता है, मगर मीरासू से बताती है कि वो ये सभी कुछ इस्तेमाल करके देख चुके हैं, लेकिन नेचुरल फर्टिलाइजेशन के अलावा इस प्रॉब्लम का कोई भी हल नहीं है। अब तभी वहाँ रीटू की बहन मिहारू आती है, जो रीटू को बताती है कि उनके भाई को डीप स्लीप प्रोसेस में रखा गया है, यानी वो सोया हुआ है। इसके बाद एलाइजा के बारे में रीटू पूछता है तो मिहारू उसे बताती है कि 3 साल पहले एलाइजा गायब हो गई थी। अब रात को मीरासू रीटू से मिलने जाती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो उसके साथ रिलेशनशिप बना सके, मगर रीटू से इनकार कर देता है। तो मीरासू को लगता है कि रीटू से पसंद नहीं करता, जिस पर वो कमरे से बाहर आ जाती है। अब तभी उसे रीटू से पहले होश में आने वाले आदमी, जिसका नाम हीनू था, उसकी केयर टेकर मिलती है। तो मीरासू को अपने बॉस के पास ले जाने की ऑफर करती है, मगर मीरासू उसे मना कर देती है। अब मीरासू अगले दिन रीटू को कुछ और लड़कियों से मिलवाती है ताकि वो उनमें से किसी एक को अपने लिए पसंद कर सके, मगर रीटू इस बात पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वो इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तब मीरासू से बताती है कि तुम समझने की कोशिश करो, अगर हमने ये सब ना किया तो बहुत जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब रीटू मीरासू से बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं इसकी शुरुआत अपने प्यार एलाइजा से करना चाहता हूँ, जिस पर मीरासू मान जाती है। लेकिन मीरासू साथ में एक शर्त भी रखती है कि वो साथ ही साथ रोज एक लड़की को रीटू के पास भेजती रहेगी कि शायद रीटू किसी लड़की को अपने लिए पसंद कर ले। दूसरी तरफ हीनू अपने पास आने वाली हर लड़की के साथ रिलेशनशिप बना रहा था, जिसे वो कभी सिर्फ टीवी में देखा करता था, और उसकी केयर टेकर उस लड़की को ला के हीनू के सामने खड़ा कर देती थी। अब सीन दोबारा चेंज होता है और हम वापस रीटू को देखते हैं, जो मीरासू से बात कर रहा था। उससे पूछता है कि हम एमके वायरस का हल ढूंढ सकते हैं और फिर जो लोग डीप स्लीप प्रोसेस में हैं उनके जरिए भी तो पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो मीरासू से बताती है कि वो सभी लोग जो इस वायरस का हल ढूंढने में लगे हुए थे किसी न किसी तरह मौत का शिकार हो गए। इसके बाद रीटू हीनू से मिलता है तो हीनू उसे जिंदगी को एंजॉय करने का बोलता है, जिसका मतलब था कि वो रीटू का मजाक उड़ा रहा है। अब रात को रीटू नहा रहा था तो लाइट चली जाती है। तब एक लड़की उसके कमरे में आती है, मगर रीटू उसे मना कर देता है। अब सुबह रीटू देखता है कि वो लड़की सोफे पे सोई हुई है और उसके पास उसके बेड पे एक और लड़की भी सो रही है, जो असल में रीटू की बॉडीगार्ड थी और उसका नाम सुई था। अब रीटू सुई के साथ एलाइजा की लैब जा रहा था कि तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा सा भालू दिखाई देता है,
जिसे सुई एक ही किक में साइड पे कर देती है। अब जब वो दोनों एलाइजा की लैब में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एलाइजा भी एमके वायरस पे ही काम कर रही थी। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह एलाइजा के डॉग के मरने पर रीटू और एलाइजा दोनों ने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया था और इसीलिए अब रीटू प्रेजेंट में इस वायरस के एंटीडोट पे काम करने के बारे में सोचता है और ये सभी कुछ एक लाइव ब्रॉडकास्ट में भी बताता है जो कहीं से एलाइजा भी सुन रही थी। वो सबको कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और वो जरूर इस वायरस को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद रीटू मीरासू से मिलता है और उससे उस रात के लिए माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे और तुम्हारी भेजी हुई लड़कियों से रिलेशनशिप नहीं बना रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम लोगों की फिक्र नहीं है। अब ये सुन के मीरासू को काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये शो करता था कि रीटू काफी काइंड हार्टेड है। अब दूसरी तरफ रीटू का ये लाइव ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट सुन के जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा खुशी नहीं होती। दरअसल वो चाहते थे कि रीटू भी हीनू की तरह ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाए। वो चाहते थे कि इस प्रोसेस को तेज किया जाए और इसके लिए नंबर 3 का होश में आना जरूरी था। और नंबर 3 पे जो लड़का इस वक्त हर्बिनेट प्रोसेस में सोया हुआ था उसका नाम डोई था। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो एक इन्वर्टेड पर्सन था, यानी उसका कोई भी दोस्त नहीं था और ना ही कोई गर्लफ्रेंड थी। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। क्लास में मौजूद उसके सभी क्लास फेलोज उसे बुली किया करते थे। पूरे स्कूल में सिर्फ उसकी पियानो टीचर ही उससे अच्छे से बात करती थी। यहाँ तक कि एक दिन उसका क्लास फेलो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बुली करता है और कहता है कि तुम ऐसे ही मर जाओगे और फिर वो उस पे थूक के वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन डोई को बुखार होता है तो उसे पता चलता है कि उसे भी रीटू की तरह वही जानलेवा बीमारी है। अपने क्लास फेलो से बुली होकर डोई काफी थक गया था और वो इस सबसे तंग आ चुका था। अब जिस दिन उसे हर्बिनेट किया जाना था सबसे पहले वो सोचता है कि जब उसकी आंख खुले तो काश ये दुनिया थोड़ी काइंड हार्टेड हो जाए। अब प्रेजेंट में जब डोई को होश आता है तो कैरन उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो डोई को उसके फादर के बारे में बताती है कि किस तरह उन्हें एमके वायरस से महफूज रखने के लिए डीप स्लीप प्रोसेस में रखा गया है। इसके बाद डोई अपनी माँ और बहन के बारे में पूछता है जो कि अमेरिका में थी। तो कैरन उसे बताती है कि उसे सिर्फ जापान में रहने वाले लोगों की ही जानकारी है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं जानती। अब कैरन डोई को क्लास में सभी लड़कियों से भी इंट्रोड्यूस करवाती है तो डोई सोचता है कि यहाँ पर कोई भी मेल स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए उसे इतना ज्यादा भाव दिया जा रहा है। डोई इस दुनिया में काफी खुश था क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसी दुनिया चाहता था जहाँ उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। क्लास के बाद वो अपनी पियानो टीचर से मिलता है जिससे मिलकर काफी खुश होती है और उसे रात को खाने पे भी इनवाइट करती है। इसके बाद डोई प्लेग्राउंड में जाता है तो कैरन उसे वहाँ सभी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये देखकर डोई थोड़ा हैरान था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और सब उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। पास खड़ी कैरन उसे बताती है कि तुम इन सभी में से किसी भी लड़की को खुद के लिए चूज कर सकते हो, लेकिन डोई ऐसा नहीं करता। रात को जब वो अपने टीचर से मिलने जाता है तो खाना खाने के बाद उसकी टीचर उसे अपने साथ रिलेशनशिप बनाने की ऑफर करती है, जिस पर वो इनकार नहीं कर पाता। अब अगले दिन नाट्सू नामी एक लड़की डोई से बात करने उसके पास आती है तो तब एक और लड़की जो उससे बात करने लगती है, जिस पर नाट्सू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डोई प्लेग्राउंड में जाता है तो वहाँ पर एक लड़की अकीरा अपना इंप्रेशन जमाने के लिए बॉल को जोर से मारती है, जिस पर बॉल उसके ओपोनेंट को लग के डोई को लग जाती है। अब अकीरा डोई के पास आती है और उससे माफी मांगती है। उससे कहती है कि तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी। इसके बाद डोई पियानो बजा रहा था तो उसकी म्यूजिक टीचर उसके पास आती है और उसके घाव देख के थोड़ा सैड हो जाती है। इसके बाद वो डोई से अपने और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है तो डोई उसे बताता है कि उसे खुशी है कि उसने एक ऐसी लड़की के साथ अपना रिलेशन बनाया जो उसका ख्याल रखती है। इधर कैरन को जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फोन आता है और वो उससे सारी सूरत हाल के बारे में पूछते हैं, जिसपे कैरन उन्हें बताती है कि सभी कुछ बढ़िया जा रहा है। इसके बाद सीन वापस डोई पे आता है जो सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी पियानो टीचर उसके लिए नाश्ता बना रही है। तब वो सोचता है कि कैसे एकदम जिंदगी इतनी ज्यादा बदल गई। इसके बाद कैरन डोई को एक्सरसाइज क्लास में लेकर जाती है जहाँ पर उन सभी को एक्सरसाइज करवाती है, मगर वहाँ मौजूद सभी लड़कियों ने काफी वल्गर कपड़े पहने हुए थे, इसलिए डोई बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है और वो वहाँ से वापस आ जाता है। अब रात को जब डोई फोन पर अपनी पियानो टीचर से बात कर रहा था तो उसे पता चलता है कि नेट्सू उससे मिलने आई है। दरअसल कैरन ये चाहती थी कि अगले एक हफ्ते तक नेट्सू उसके साथ रहे और इसके बाद के हफ्ते में कोई और लड़की आकर डोई के साथ रहे। दरअसल डोई की पियानो टीचर ने उसे बताया था कि वो अगले 2 हफ्तों तक कहीं जा रही है। अब इधर नेट्सू डोई को बताती है कि किस तरह एमके वायरस की वजह से उसके हस्बैंड जो उससे 20 साल बड़े थे और उसके फादर इस दुनिया से चले गए और अब वो डोई से प्यार करने लगी है। अब ये सब सुन के डोई भी नेट्सू से रिलेशनशिप बनाने पे एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ हम रीटू को देखते हैं जो एमके वायरस का सोल्यूशन बनाने के कारण अब काफी चर्चा में था। बहुत सारे लोग उससे मिलने उसकी बिल्डिंग पे पहुंच जाते हैं और ये सभी कुछ रीटू अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहा था। इधर मीरासू दोबारा से रीटू को कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है, मगर रीटू इस बार भी इनकार कर देता है। वो अपनी बहन के बारे में पूछता है, जिस पर मीरासू से बताती है कि उसकी बहन किधर है। इधर डोई जब सुबह उठता है तो वो पानी पीकर अपनी म्यूजिक टीचर से बात करने जाता है। दूसरी तरफ हम हीनू को देखते हैं जो रीटू को बताता है कि बहुत जल्द वो बाप बनने वाला है। ये सब सुनकर रीटू थोड़ा हैरान था
जिस पर हीनू दोबारा उसका मजाक उड़ाता है और उसे बताता है कि वो भी ये सभी कुछ इंसानियत की भलाई के लिए कर रहा है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये सभी कुछ रीटू के लिए आसान ना था और वो ऐसा करने के बारे में सोच भी न सकता था। अब सीन चेंज होता है और हम डोई को देखते हैं जो अपनी म्यूजिक टीचर को अपने और नेट्सू के रिलेशनशिप के बारे में बताता है, जिस पर उसकी म्यूजिक टीचर उसे तसल्ली देती है क्योंकि वो जानती थी कि ये सभी कुछ इंसानों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद डोई अपनी केयर टेकर कैरन से मिलता है और उसे बताता है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि ये स्कूल उसके लिए एक ट्रैप है, जिस पर कैरन उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, मगर ये स्कूल बनाया ही तुम्हारे लिए गया है ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ अपना रिलेशनशिप बना सको और उन्हें इम्प्रेग्नेट कर सको। उसे ये सभी कुछ समझाने के लिए क्लास में ले जाती है और तब वो लड़कियों को कुछ अजीब करने को बोलती है और ये सभी कुछ देख के डोई हैरान होता है कि उन सभी लड़कियों ने कैरन की बात मान ली। जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी डोई की परफॉर्मेंस से काफी खुश थी, मगर वो रीटू को अब भी इस बात पे एग्री करना चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को फंसाए और इसी वजह से रीटू की केयर टेकर मिरासू को हटाकर एक नई केयर टेकर को रखा जाता है जिसका नाम कीटागरी था। कीटागरी रीटू को बताती है कि ये सभी कुछ उसकी वजह से हुआ, ना ही वो लड़कियों को रिजेक्ट करता और ना ही मिरासू को इस पोजीशन से हटाया जाता। अब कीटागरी रीटू को एक नई लड़की मारिया से मिलवाती है, मगर रीटू को ये सभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि वो एमके वायरस के सोल्यूशन पे काम कर रहा है, तो इस सब की क्या जरूरत है, जिस पर कीटागरी उसे कहती है कि तुम्हें ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होंगी, सिर्फ इतना करना काफी नहीं है। और मिरासू का काम भी यही था कि वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बनाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मिरासू वापस आए तो जाओ और उसके साथ रिलेशनशिप बनाओ। ये कह के कीटागरी वहाँ से बाहर आ जाती है। अब कीटागरी मिरासू से मिलती है, जिसपे मिरासू कीटागरी को बताती है कि रीटू कितना काइंड हार्टेड लड़का है, वो सबसे बिल्कुल अलग है और वो औरतों की इज्जत करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रीटू कीटागरी और मारिया के साथ एक ट्रेन में कहीं जा रहा था। वो मारिया से साथ जाने की वजह पूछता है, जिसपे मारिया कंफ्यूज होकर अपने ऊपर जूस गिरा लेती है और बाथरूम की तरफ भागती है। अब ये देख के रीटू उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे मारिया उसे बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस किसी लड़के से पहली मर्तबा बात करने की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो उसे बताती है कि किनॉन सिटी ही वो शहर है जहाँ पर पहला एमके वायरस का पेशेंट सामने आया था। दरअसल वो सभी किनॉन सिटी की तरफ जा रहे थे। अब वो सभी किनॉन सिटी पहुंच जाते हैं, जहां वो एक होटल में रुकते हैं, जहां मारिया और सुई से कीटागरी काफी परेशान थी। इधर रीटू अकेले ही हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहा था, जिसके बाद मारिया और सुई उसे भी परेशान करने वहां आ जाती हैं। इधर होटल में कुछ दिन आराम करने के बाद अब वो सभी मिसेस तानागुची से मिलने जाते हैं। दरअसल वो इसी काम के लिए किनॉन सिटी आए थे। मिसेस तानागुची उस शख्स की बीवी थी जिसको एमके वायरस हुआ था, मगर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये सभी कुछ उसके लिए काफी तकलीफ दे था। जिस पर रीटू मिसेस तानागुची से कहता है कि जो भी हुआ वो काफी बुरा था, मगर एमके वायरस के इलाज को ढूंढने के लिए आपको हमें सभी कुछ बताना होगा। जिस पर तानागुची रीटू से कहती है कि एमके वायरस का इलाज ढूंढने के बजाय तुम लड़कियों के साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं बनाते। तो कीटागिरी कहती है कि जब से रीटू होश में आया है इसने एक भी लड़की पसंद नहीं की। जिस पर मिसेस तानागुची रीटू से वजह पूछती है तो रीटू सबको बताता है कि वो अपने बचपन के प्यार इलाइजा का इंतजार कर रहा है। जिस पर मिसेस तानागुची कहती है कि अगर वो तुम्हें ना मिली तो फिर क्या करोगे। तो रीटू कहता है कि फिर मुझे इन सभी लोगों की कही बात मानना होगी, मगर मैं प्यार उसी से करता रहूंगा। अब ये सुन के मिसेस तानागुची रीटू से काफी इम्प्रेस होती है और उसे कल आने का बोलती है। दरअसल इलाइजा जब एमके वायरस के सोल्यूशन पे काम कर रही थी तो वो पहले ही मिसेस तानागुची से मिल चुकी थी। इधर होटल में कुछ अमेरिकन स्टूडेंट्स आते हैं तो सुई रीटू को एक रूम में वेट करने को बोलती है क्योंकि वो रीटू को उन सभी से बचाना चाहती थी। यहाँ रीटू की मुलाकात कोले मैन्सफील्ड नामी एक लड़की से होती है। अब थोड़ी देर बात करने के बाद रीटू जब वहाँ से जाने लगता है तो कोले उसे रोक लेती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि रीटू वहाँ से जाए। उसके साथ एक गेम खेलती है कि जो यहाँ ज्यादा देर तक बैठा रहेगा वही ये गेम जीतेगा, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं बाहर मौजूद सभी लोगों को बता दूंगी कि तुम यहाँ पर छुप के बैठे हो। अब इतनी देर बैठने के बावजूद भी रीटू उसके साथ कुछ नहीं करता तो वो बेहोश होने का नाटक करती है, जिस पर रीटू से पानी पिलाता है। तब तक वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं और ये देख के वो सभी हैरान होते हैं कि शायद रीटू ने उस लड़की को अपने लिए पसंद कर लिया है, मगर ऐसा नहीं था। अगली सुबह वो सभी मिसेस तानागुची से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिसेस तानागुची की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो कोमा में चली गई है। इसके बाद वहाँ मौजूद नर्स रीटू को एक फोटो फ्रेम देती है जो मिसेस तानागुची ने ही रीटू को देने को कहा था। इसके बाद वो सभी लोग उस सिटी के उस हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ मिसेस तानागुची के शौहर को एडमिट किया गया था और वहीं से एमके वायरस फैला था। हॉस्पिटल काफी ज्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था और उसकी हालत भी काफी खराब थी। वहाँ उन लोगों का ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे उनकी कुछ मदद हो। इसके बाद सीन हीनू पे आता है जो सभी एक्ट्रेसेस और स्टार्स के साथ रह रह के बोर होने लगा था।
और अब वो अपनी केयर टेकर से कोई आम सी लड़की ढूंढने की डिमांड करता है जिसे वो खुद पसंद करेगा। तभी उसकी नजर रीटू की बहन मिहारू पे पड़ती है जो उसे काफी पसंद आती है। इधर मारिया को किटागिरी पे शक हो रहा था कि उसी की वजह से मिसेस तानागुची कोमा में चली गई, और फिर जब रीटू उस फोटो फ्रेम को देखता है तो उसे एमके वायरस के इलाज का फॉर्मूला मिल ही जाता है, जैसा कि एलाइजा ने भी बताया था कि ये एक मैन मेड वायरस है। अब इतना पता चलने के बाद भी निकम्मे रीटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता था। रीटू मारिया से पूछता है कि एमके वायरस के इलाज का प्रोसेस इतना स्लो क्यों है, तो मारिया उसे बताती है कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए ज्यादा फंड्स नहीं दिए हैं और वो सिर्फ फूड प्रोडक्शन पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब तभी वहाँ हीनू की केयर टेकर आती है जो रीटू को बताती है कि हीनू को उसकी बहन मिहारू काफी अच्छी लगी है और अब उसके साथ डेट पे जाना चाहता है, मगर मिहारू ये सुनकर मना कर देती है। किटागिरी कहती है कि मिहारू वैसे भी अंडर एज है। तभी हीनू आगे बढ़ता है और रीटू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे मिहारू से पहली नजर का प्यार हो गया है, इसलिए अपनी बहन को उसके साथ डेट पे भेज दो, जिस पर रीटू मान जाता है, मगर वो उन दोनों के साथ जाता है। तो डेट पर हीनू की बोलने की आदत से परेशान होकर मिहारू वहाँ से चली जाती है। इधर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक मीटिंग करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि अब लोगों के दरमियान खाने को लेकर काफी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसीलिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ये फैसला करते हैं कि वो लोगों में फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस उनके कीटागिरी रीटू से ऐसा करवाने का मशवरा देती है क्योंकि वो आवाम में रीटू की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहती थी। इधर मारिया रीटू को एक रिसर्चर से मिलवाती है। उससे मिलकर रीटू एमके वायरस पे रिसर्च करने की जगह तय करता है। इसके बाद किटागिरी मीरासू से मिलती है और उसे रीटू के नए प्लान के बारे में बताती है कि किस तरह अब उसने एमके वायरस पे काम शुरू कर दिया है। वो मीरासू से कहती है कि अब तो तुम मुझसे खुश हो ना, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानती थीं। अब अगले दिन रीटू और वो लड़की एक हिडन बेस बनाते हैं जहाँ वो एमके वायरस पे काम करते हैं, साथ ही वो लोगों में फूड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वक्त इसी तरह गुजर रहा था, मगर एक दिन एक स्नाइपर रीटू को मारने आता है, मगर उसे कोई और लड़की मार देती है। दरअसल वो किटागिरी की ही साथी थी। वो किटागिरी से पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं रीटू से प्यार तो नहीं हो गया, तो किटागिरी उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, मगर अगर रीटू को कुछ हुआ तो उससे किसी और को बहुत ज्यादा दुख होगा। दरअसल उसका इशारा मीरासू की तरफ था। इधर रीटू और उसके साथियों को एमके वायरस पे काम करने के दौरान पता चलता है कि वो सभी प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट जो एमके वायरस पे पहले से ही काम कर रहे थे उस हॉस्पिटल से गायब हो गए थे जहां एमके वायरस का पहला मरीज आया था। इसीलिए रीटू और उसकी टीम एक बार फिर से दोबारा से उसी हॉस्पिटल जाने का प्लान करते हैं जहां पहले तो उन निकम्मों को कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन एक बार फिर से ही इधर डोई के साथ नटसुमी की आज आखिरी रात थी, मगर डोई उसमें अब भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो डोई आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की सभी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इसी दौरान उसकी म्यूजिक टीचर शहर छोड़ के चली गई है, तो उसे काफी अफसोस होता है क्योंकि वो उन्हें गुड बाय भी नहीं बोल सका। दरअसल डोई ने उन सभी लड़कियों से रिवेंज लिया था क्योंकि उन्हीं के बॉयफ्रेंड्स डोई को बुली किया करते थे। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की बातों से पता चलता है कि वो लोग एमके वायरस के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जिसे वो किसी को नहीं बताना चाहते, खास तौर पर रीटू को। इधर रीटू और उसके सभी साथी उसी हॉस्पिटल की तरफ दोबारा से निकल पड़ते हैं। अब वहाँ इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ लोग आ रहे थे, जिससे जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स वहाँ पे क्यों आ रहे हैं। लेकिन उन सभी का वहाँ अच्छे से वेलकम होता है। इधर रीटू और उसके साथी हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और वहाँ पर काफी अंधेरा था, जिस वजह से सोई डर रही थी। और इसी दौरान वो एक दीवार से टकराती है, जिससे उस दीवार पे मौजूद फ्रेम नीचे गिरता है और वहाँ एक बड़ा सा सुराख जाहिर होता है, जिससे गुजर के वो सभी लोग एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की बातें सुनाई दे रही थी। मगर रीटू और उसके साथी अपना बैलेंस नहीं रख पाते और नीचे गिर जाते हैं। ये देख के जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को काफी गुस्सा आता है और उनकी हेड उन सभी को शूट करने को बोलती है, मगर तभी वहाँ कुछ और लोग आते हैं और जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की उस हेड को मार देते हैं। दरअसल वो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पुलिस डिपार्टमेंट से आए लोग थे जिन्होंने रीटू और उसके साथियों की जान बचाई थी, और उनकी हेड कोई और नहीं बल्कि कोले मैन्सफील्ड ही थी जो उस दिन होटल में रीटू को मिली थी। अब वो रीटू और उसके साथियों को फौरन वहां से निकलने को बोलती है क्योंकि हॉस्पिटल में हर जगह बॉम्ब लगे हुए थे। अब रीटू और उसके साथी जैसे ही हेलीकॉप्टर से वहां से निकलते हैं तो तभी हॉस्पिटल में लगे बॉम्ब्स फट जाते हैं और सारा हॉस्पिटल तबाह हो जाता है। कोले रीटू को बताती है कि वो यहाँ पे एक अमेरिकन स्टूडेंट बन के रिसर्च करने आई थी। उसे मजीद बताती है कि जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही एमके वायरस बनाने में शामिल हैं। अब इधर हेडक्वार्टर में आते ही इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। कोले रीटू को मजीद बताती है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम कर रही है
जिनकी हेड कोई और नहीं बल्कि एलाइजा है। अब एलाइजा का नाम सुनते ही रीटू काफी परेशान हो जाता है, जिस पर कोले उसे तसल्ली देती है। इधर डोई जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने कैरन खड़ी है, जो उसे बताती है कि उसके अलावा भी 4 ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें MK वायरस नहीं पाया जाता। और तभी वहाँ पर डोई से मिलने उसकी लवर्स आ जाती हैं। दरअसल वो ख्वाब में भी अपनी उन्हीं लवर्स को देख रहा था। मगर कैरन की बात सुन के डोई काफी हैरान होता है। कैरन उसे बताती है कि नंबर 4 को कुछ लोग अगवा करके अपने साथ ले गए हैं। इधर हम उन लोगों को देखते हैं जो नंबर 4 को अगवा करके ले गए थे और अब वो उसे होश में लाने वाले थे। तब हमें पता चलता है कि नंबर 4 को अगवा करने वाले ग्रुप की लीडर कोई और नहीं बल्कि एलाइजा ही थी और उसने एक लड़की को नंबर 3 यानी डोई को भी लाने को भेजा था, मगर वो लड़की ऐसा करने में नाकाम रही। अब ये सभी कुछ कोले भी रीटू को बता देती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर एलाइजा है, जिस पर रीटू उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तो कोले उसे तसल्ली देती है और कहती है कि मुझे और मेरी टीम को तुम पे प्राउड है, क्योंकि तुमने जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साथ नहीं दिया, बल्कि नंबर 1 ने तो तुम्हारा उलट किया और वही कुछ किया जो उससे करवाया गया। जिस पर रीटू से एग्री नहीं करता और कहता है कि हीनू ने ये सभी कुछ जानबूझ के नहीं किया। उसने उन्हीं लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाया जो खुद भी हीनू के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती थी। असल में हीनू एक अच्छा लड़का है। ये सुन के कोले वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारा हर हाल में ख्याल रखा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कोले अपनी लीडर से बात करती है और बताती है कि नंबर 4 को छोड़ के सभी MK वायरस इम्यून्स उनके पास हैं। तो लीडर उसे ध्यान रखने का कह के कॉल काट देती है। इसके बाद कोले अजीब तरह से हंसती है और कहती है कि अब हमारा ख्वाब सच होने वाला है। इधर हम रीटू को देखते हैं जो एलाइजा के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ मारिया आती है और रीटू को बताती है कि उसकी माँ जो जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी, उसे भी MK वायरस बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। रीटू उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे ख्याल में वाकई तुम्हारी माँ इस सब में शामिल थी? तो मारिया उसे बताती है कि बिल्कुल नहीं, वो एक ईमानदार औरत थी और उसे सभी में फंसाया गया। ये सुन के रीटू कहता है कि ये तो हमें उनसे बात करके ही पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत। इसके बाद हम कोले को देखते हैं जो हीनू के कमरे में आती है और सभी को बाहर भेजती है, क्योंकि अब वो खुद हीनू से रिलेशनशिप बनाना चाहती थी। तभी एलाइजा ब्रॉडकास्ट को हैक करके लाइव आती है और बताती है कि वो और उसकी ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक ग्रुप है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भांडा फोड़ना चाहते हैं। सबूत के तौर पे वो नंबर 4 को अपने साथ ब्रॉडकास्ट में लेती है और फिर उसके बाद वो दूसरे सबूत के तौर पे सैटेलाइट को दिखाती है और बताती है कि इसी सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया में MK वायरस को फैलाया गया ताकि पूरी दुनिया से सारे मर्दों को खत्म किया जा सके। दरअसल ये सभी कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का किया धरा था, क्योंकि वो सभी मर्दों को मार के एक ऐसी फैंटेसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां पर सिर्फ औरतें ही औरतें हों। और अब इस सैटेलाइट की मालिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेन हेड है। इसके साथ ही एलाइजा की ब्रॉडकास्ट टीवी से हट जाती है और हमें जापानीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई थी दिखाई जाती है, जो सभी को बताती है कि उन्हें इन चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है और MK वायरस बनाने वालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब रीटू एलाइजा का ब्रॉडकास्ट देखने के बाद कोले से बात करने जाता है, जहाँ कोले उसे कहती है कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे चारों साथियों को भी मार देती। तुम्हें उस लड़की की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद रीटू वहाँ से वापस आ जाता है तो उसके बाकी साथी उसे बताते हैं कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ रुकेंगे तो ये रीटू और उसके साथियों के लिए सेफ नहीं होगा। लेकिन रीटू और उसके साथी जैसे ही रूम में आते हैं तो यहाँ उनकी मुलाकात डोई से होती है और यह कोई और ही डोई था। अब फ्लैशबैक में हमें वो सीन दिखाया जाता है जब डोई को होश आया था और आंख खुलने पे उसने पहली बार अपने सामने कैरन को देखा था। कैरन ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डोई की एजिंग प्रोसेस को स्लो कर दिया था और उसकी पर्सनालिटी को भी काफी ग्रूम कर दिया था और इसी कारण अब डोई पहले जैसा डोई नहीं दिखता था। अब प्रेजेंट में डोई और रीटू एक दूसरे से थोड़ी देर बात करते हैं। इसके बाद रीटू मीरासू से मिलता है और उसे बताता है कि उसे एलाइजा मिल गई है और अब वो सभी यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। मीरासू कहती है कि क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे प्लान के बारे में कोले को बता दूंगी? तो रीटू कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है। जब मैं होश में आया तो तुम वो सबसे पहली लड़की थी जिसने मेरी मदद की। मीरासू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओ। अब रीटू कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती, इसीलिए ये शर्त रख रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर मीरासू कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ वाकई में आना चाहती हूँ। मीरासू बताती है कि कैसे जब वो हर्बिनेट स्लीप में था तो उसे रीटू से प्यार हो गया। अब ये सुनने के बाद रीटू पहली बार अपने मन से मीरासू को किस करने वाला था कि तभी वहाँ कोले के ऑफिसर्स आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उनका प्लान था कि वो रीटू को अमेरिका ले जाने के बाद सेव रखेंगे, मगर तभी वहाँ कीटागिरी आती है और उन सभी को बचा लेती है। दूसरी तरफ कैरन कोले से मिलती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि तुम लोग जापान पे कब्जा करने आए हो और मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। अब वो डील असल में है क्या ये तो नहीं बताया जाता, मगर कैरन और कोले की बातों से पता चलता है कि कैरन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेड से बात करके उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि वो उनसे काफी इम्प्रेस थी
और फिर वो कोले से कहती है कि जब तुम लोग जापान पे कब्जा कर लो तो यहाँ की हेड मुझे बना दो। ये देखकर कोले काफी हैरान होती है। दूसरी तरफ किटागिरी लोगों की मदद से एक शिप का इंतजाम करती है और उन लोगों में एलाइजा की वही जासूस भी खड़ी थी जो बताती है कि एलाइजा इस वक्त ताइवान में मौजूद है और रीटू को वहीं जाना चाहिए। अब जाते समय रीटू मीरासू को जोर से गले लगाता है और उससे सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो उसे अपना ख्याल रखने को बोलता है और कहता है कि वो उसके लिए एक दिन जरूर वापस आएगा। अब शिप पे चढ़ने के बाद मारिया रीटू को एक टैबलेट देती है जिसमें हीनू की वीडियो थी। वो उससे वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहा था। वो रीटू को बताता है कि कैसे कूले ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है, मगर उसे इस बात का दुख नहीं है बल्कि खुशी है कि रीटू और उसके सभी साथी वहाँ से निकल गए। इसके बाद कॉल कट जाती है और हीनू की केयर टेकर हीनू से पूछती है कि क्या तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो हीनू कहता है कि अभी तो अपनी गलतियों को सुधारने का वक्त आया है और अब मैं एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता हूँ। जिस पर किटागिरी कोले के सामने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती है कि उसी की वजह से सभी लोग वहाँ से भागे, मगर कोले उन दोनों को ही जेल में डालती है। इधर हम कैरन को देखते हैं जो डोई के सामने और लड़कियां पेश करती है और डोई उन सभी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाता है। दरअसल डोई भी कैरन के उस प्लान में शामिल था और ये सभी कुछ कोले के साथ की जाने वाली उसी डील का हिस्सा था। दूसरी तरफ अब रीटू का शिप ताइवान पहुंच गया था जहां पर रीटू और एलाइजा अब आमने सामने खड़े थे। थोड़ी देर देखते रहने के बाद वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और एम के वायरस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे नाकाम बनाया जाए इस बारे में बात करते हैं, मगर वो ये सब कैसे कर पाएंगे ये हमें वर्ल्ड एंड हेरम के नेक्स्ट सीजन में ही बताया